potassium chlorate. Great. Two KClO3 gives 2 KCl plus 3O2. This reaction is very slow, but in the presence of MnO2 catalyst, rate of reaction increase होगा. So MnO2 is a catalyst. चलो ठीक है. जो फ्रेंड है कैटलिस्ट का उसको हम बोलते हैं प्रमोटर, और जो एनिमी है कैटलिस्ट का उसको हम बोलते हैं पॉइजन और इनहिबिटर बोलते हैं. कैटलिस्ट નો જે મિત્ર હોય ને, અને મિત્ર હંમેશા આપણી પ્રગતિ જ છે, તો એ મિત્રને પ્રમોટર કહેવાય, આપણને પ્રમોટ કરે. और जो एनिमी होता है वो नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े, नहीं चाहता हम स्कोर करें, नहीं चाहता हम लेक्चर अटेंड करें, तो बाधाएं डालता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है. तो एनिमी को पॉइजन बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं, इनहिबिट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को. तो कैटलिस्ट के साथ दो टर्म आपको पता होनी चाहिए, एक तो फ्रेंड मतलब प्रमोटर और एनिमी मतलब इनहिबिटर. तो MnO2 यहाँ पे क्या है? MnO2 यहाँ पे कैटलिस्ट है. चलो इसके साथ हम प्रमोटर भी डाल सकते हैं, ठीक है, और जो ग्रोथ इनहिबिट करता है उसको हम पॉइजन बोल सकते हैं. चलो ठीक है, हमारी कथापति. स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर दीजिए. Fe है, promoted ion is used in Haber-Bosch process for the making of ammonia. FeCl3 used in the production of CCl4 from CS2N dichlorine gas. FeSO4 hydrogen peroxide, Fenton's reagent है for oxidizing alcohol to aldehyde. JW में बहुत बार पूछा गया है Fenton's reagent क्या है. ये Fenton's reagent है, FeSO4 and hydrogen peroxide JW के लिए. PDCl2 Wecker process for converting ethane, water and palladium PDCl2 palladium dichloride to ethanol 2HCl and PD. Palladium hydrogenation में यूज होता है. PTN palladium oxide Adams catalyst used for reduction. Palladium formerly used for SO2 to SO3 and the contact process for making contact process. Platinum and rhodium formerly used in the Oswald process for making HNO3 to oxidize ammonia to NO. Copper direct process of manufacture of silane CH3 twice SiCl2 to make silicons. Copper and vanadium oxidation of cyclohexanol mixture to adipic acid which is used to make nylon 66 CuCl2. डेकेन्स प्रोसेस मैंने बोला था, ये गुजरात बोर्ड में कुछ सेट में मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है. डेकेन्स प्रोसेस निकल रेने निकल जो है पोरस निकल बहुत सारे रिएक्शन के अंदर यूज होता है, हाइड्रोजनेशन के अंदर जनरली. फॉर्मेशन ऑफ अलॉय, ट्रांजिशन मेटल मैक्सिमम टेंडेंसी अलॉय फॉर्म करने की होती है ना, और अलॉय फॉर्म करने के लिए उनका AEC सेम होना चाहिए. क्या सेम होना चाहिए? AEC. AEC का मतलब अलॉय फॉर्म करने के लिए ट्रांजिशन मेटल का AEC सेम होना चाहिए. A मतलब होता है एटॉमिक साइज, E मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और C मतलब होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एंड C का मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी होता है. तो किसी का भी सेटिंग किसी के भी साथ नहीं हो सकता. कुंडली मिलानी पड़ती है ना, कम से कम गुण मिलने चाहिए. पता नहीं कितने गुण मिलने चाहिए क्योंकि मैंने तो नहीं मिलवाए थे, बट यहाँ पे किसी भी मेटल को किसी भी मेटल से कंबाइन करना होता है तो उनके गुण मिलने चाहिए. गुण नहीं मिलने चाहिए. क्या मिलना चाहिए?
क्या सेम होना चाहिए? AEC, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी। अगर ये सिमिलर हो रहा है, ठीक है, अगर एटॉमिक साइज के अंदर 15% से कम डिफरेंस है, लेस देन, एटॉमिक साइज में कितना, लेस देन 15% का डिफरेंस है, तभी दो मेटल को हम कंबाइन करके क्या फॉर्म कर सकते हैं? अलॉय बना सकते हैं। किसने बोला था ये सब? ये बोला था ह्यूमन रॉथरी ने। ये दो, दिस टू गधे लोग ने बोला था। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जरूरी है ये। 1 2 3 डन। आगे बढ़ते हैं। तो अलॉय फॉर्म करने के लिए मेटल के अंदर क्या सेम होना चाहिए? AEC सेम होना चाहिए। AEC एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इतना सेम होना चाहिए, तभी हो सकता है ये। चलो, transition elements have maximum tendency to form alloy. The reactivity of transition elements is very less and the size is almost similar. Due to this metal element, the lattice can easily replaced by other transition metal atom, and hence they have maximum tendency to form alloy. In the alloys, ratio of component metal is fixed. These are extremely hard and have high melting point. Alloys कौन से होते हैं? माफ कर दो हमें, इतने सारे alloys क्या करेंगे पढ़ के? ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, क्या करेंगे, याद तो करना पड़ेगा। तो ये सब दोस्तों उसमें परसेंटेज है, आपको याद करना है। कौन से इंपॉर्टेंट है अगर आप पूछो तो मैं आपको ये बोलूंगा, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, ए है, फिर डी है, फिर निक्रोम है एक, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। चलो ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद गोल्ड करना है, 24 कैरेट गोल्ड। फिर ड्यूरेलुमिन, ड्यूरे ड्यूर एल्यूमिन, ऐसा भी बोल सकते हैं, ड्यूरेलुमिन भी बोल सकते हैं। फिर बस इतने काफी हैं। व्रॉट आयन, उसमें कार्बन, ये हाँ ये कर लो यार, ये पूछते हैं एग्जाम में। ये वैसे मेटलर्जी का टॉपिक है, बट यहाँ पे देख लिया मैंने तो बता देता हूँ मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये करना, ये भूलना मत आप लोग, ठीक है, ये मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। व्रॉट आयन में कितना कार्बन होता है? स्टील में कितना होता है? कास्ट आयन में और पिग आयन में। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब एक मॉलिक्यूल जो होगा सॉल्वेंट, वो बड़ा होगा, सॉलिड छोटे होंगे। तो बड़े मॉलिक्यूल के बीच में छोटी जगह होगी ना, वॉइड्स होंगे, उसके अंदर छोटा मॉलिक्यूल जो है नॉन मेटल वहां पे ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो मेटल के अंदर नॉन मेटल ऑक्यूपाई होने से उनके बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं होता, बट नॉन मेटल जो है वो मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होता है, और इसी वजह से वो वॉइड होता है, उसके अंदर ऑक्यूपाई होता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो पूरा कंपाउंड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जो नॉन स्टोक्योमेट्री होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स 14 बच्चे ज्वाइन हुए थे, अभी 11 हो गए। डेडिकेशन लेवल पढ़ने का 0, पढ़ने का डेडिकेशन नहीं है तो ज्वाइन मत करो, मेरे लिए मत करो ज्वाइन, मेरा रिजल्ट नहीं आने वाला है। अगर आपने पढ़ लिया, अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा सैलरी आ गया पहला, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे सर इस बार दिसंबर में आईफोन 20 आया तो आपको गिफ्ट करते हैं हम, ऐसा आप नहीं बोलने वाले हो। तो मेरे लिए तो पढ़ने ही मत। सबसे पहले सैलरी से आपका जो, आपकी जो गर्लफ्रेंड होगी, लड़कों को बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप उनको गिफ्ट करोगे, बाहर डिनर के लिए ले जाओगे,
अच्छी होटल में, कपड़े दिलाओगे उसको, अच्छा फोन दिलाओगे। मेरे को आप गिफ्ट नहीं देने वाले, तो मेरे लिए तो पढ़ना ही मत। तो 11 के अगर एक भी हो गए ना, तो मेरा जुनून तो ऐसे ही होगा लेक्चर में पढ़ाने का, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा पागलों की तरह। क्योंकि केमिस्ट्री के पीछे मैं पागल हूँ। केमिस्ट्री मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी वाइफ भी है, मेरा सब कुछ है। आप मजाक कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि कभी ज्वाइन करते हो, कभी कभी निकल जाते हो क्लास से। चलो, भाषण खत्म हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने बताई, तो मैं फिर से बताता हूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम इंटरस्टिशियल कंपाउंड विद स्मॉलर साइज नॉन मेटल एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो उसको हम हाइड्राइड बोलेंगे बेटा। कार्बन से कंबाइन होगा तो बोलेंगे कार्बाइड। बोरॉन से कंबाइन होगा तो बोराइड बोलेंगे। नाइट्रोजन से नाइट्राइड बोलेंगे। सब में डी लगा देना लास्ट में, डी, डी ई, डी फॉर दिल्ली, ई फॉर एलिफेंट। The smaller size atom get entrapped in between the interstitial spaces of the metal lattices. And these interstitial compounds are non-stoichiometric in nature and hence cannot be given any definite formula. The smaller size elements are held species of transition element by weak van der Waals force of attraction. The transition compounds have essentially the same chemical property as the parent metals, but they differ in physical property such as density and hardness. The process of excess of hydrogen atom by the transition metal like platinum palladium is called अकल्शन। इसको अकल्शन बोलते हैं। हाइड्रोजन जब मेटल पे एब्सॉर्ब होता है उसको अकल्शन बोलते हैं, याद रखना। नॉन स्टोइकियोमेट्री तो मैंने पहले ही बताया आपको कि द ट्रांजिशन मेटल समटाइम्स फ्रॉम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ वेरिएबल वैलेंसी। जो अभी पढ़ा ना इंटरस्टिशियल, वो सब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है। दिस आर द कंपाउंड ऑफ इनडिफाइनाइट स्ट्रक्चर एंड प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल FeO जो है ना, written as a bar over the formula FeO to indicate the ratio of Fe and O atom is not exactly 1:1। Fe 0.84O ऐसा होता है। वेरेनियम का ऐसा होता है Fe के साथ, सेलेनियम के साथ देखो 0.98, 1.2। Non-stoichiometry is shown particularly among transition metals compound of the group 16. Sometimes non-stoichiometry is caused by defect in a solid structure. हमने पढ़ा था, पता है ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। दो डिफेक्ट पढ़े थे सॉलिड स्टेट के अंदर, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर। चलो ठीक है, मैंने पता नहीं झाड़ा तो 12 लोग हो गए, मैंने बोला तो। कौन से मेरिट पे लोग ज्वाइन होते हैं पता नहीं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। सर वो वापस कराओ ना, पता नहीं चला। क्या बेटा, बताओ ना प्लीज बताओ, क्या नहीं पता चला? ट्रांजिशनल एलिमेंट वाला। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ओके रुको, बताता हूँ फिर से और बेहतर समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ उधर बोर्ड पे। मेटल जो होता है ना, सॉलिड स्टेट कंपाउंड के अंदर एटम्स ऐसे अरेंज होते हैं। ये एटम का अरेंजमेंट हो गया, लड्डू ड्रॉ कर दिए मैंने। अब ये लड्डू है, समझ लो ये मेटल है। बस कहीं ना कहीं आपने देखा यहाँ पे डिफाइनाइट वॉइड्स प्रेजेंट है, तो ये वॉइड्स के अंदर जो यहाँ पे जगह ऑक्यूपाई करेगा ना, सबसे पहले वॉइड की साइड को अपने बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। सबसे पहली बात, अभी इंटरस्टिशियल साइड के अंदर कौन अंदर घुस जाएगा? नॉन मेटल अंदर अपनी जगह ले लेगा, नॉन मेटल ऑक्यूपाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन मेटल और ये मेटल, उनका प्रपोर्शन जो है, नॉन मेटल का प्रपोर्शन डिफाइनाइट नहीं होता, इसीलिए इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं।
और ये जो पूरा कंपाउंड प्रिपेयर हुआ इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अगेन मेटल जो होते हैं वो गोले बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, वो मेटल का अरेंजमेंट आपको पता है एकदम परफेक्ट होता है। जैसे बीसीसी बॉडी सेंटर होता है, फेस सेंटर होता है, सिंपल होता है, ये सब अरेंजमेंट होता है। इतना परफेक्ट अरेंजमेंट होने के बावजूद उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वॉइड्स। वो वॉइड्स में कौन अपनी जगह ले लेगा? नॉन मेटल। और जगह लेने के बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो पूरा कंपाउंड बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब ये जो गोले हैं जिन्होंने यहाँ पे जगह ले ली, वो क्या हो सकता है? वो कार्बन हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है? नाइट्रोजन हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है? ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर वो बोरॉन हो सकता है। अगर कार्बन होगा तो हम क्या बोलेंगे? कार्बाइड्स। हाइड्रोजन होगा तो हाइड्राइड्स। नाइट्रोजन होगा तो नाइट्राइड। ऑक्सीजन होगा तो ऑक्साइड्स। बोरॉन होगा तो बोराइड्स। ये जो नॉन मेटल है, वो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, नॉन मेटल जो है, वो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं। बोलो कुछ अभी क्लियर हुआ थोड़ा बहुत बेटा कॉन्सेप्ट? Yes, sir, I got it. Yes. ग्रेट। चलो अब इसको मैं मिटा देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में जो पढ़ रहे थे, आगे बढ़ते हैं उसमें। चलो तो ये आपको समझ में आ गया होगा K2 CR2 जो हमारे गुजरात बोर्ड के सिलेबस में नहीं था। उसके बाद KMNO4 होगा, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में है गुजरात बोर्ड के। तो KMNO4 अच्छे से करना, और 3 मार्क में गुजरात बोर्ड में पूछते हैं, ठीक है। KMNO4 K2 CR2 दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। चलो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट K2 CR2 प्रिपरेशन करेंगे। आज प्रिपरेशन खत्म हो गया, आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। कल सुबह ज्वाइन करेंगे सब 6 बजे पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक हम शुरू करेंगे रिवीजन के अंदर, रैपिड रिवीजन जो कोर्स चल रहा है उसमें पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। एक बार पढ़ के सोना, या फिर सुबह उठ के पढ़ लेना 5 से 6, और फिर लेक्चर अटेंड करना, डायरेक्ट अटेंड मत करना। चलो कैसे बनाएंगे K2 CR2 को? तो पहले दोस्तों क्रोमाइट मिनरल लेंगे, क्रोमाइट मिनरल के अंदर बेस डालेंगे, तो क्या बनेगा? सोडियम क्रोमाइट बनेगा। सोडियम क्रोमाइट में एसिड डालेंगे तो सोडियम डाइक्रोमाइट बनेगा। सोडियम डाइक्रोमाइट में KCl डालेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमाइट बनेगा। प्रिपरेशन खत्म हो गया। अब मैं 50 बार बोलूंगा, ठीक है, गिनना 50 बार होना चाहिए, तभी मैं स्टॉप करूंगा, वरना मैं स्टॉप नहीं करूंगा। पहले क्या करना है? पहला स्टेप क्या है? क्रोमाइट मिनरल, उसके अंदर क्या डालना है? बेस। तो क्या बनेगा? सोडियम क्रोमेट। यहाँ तक क्लियर है? चलो छोड़ो, यस नहीं पढ़ना आपको, नहीं पढ़ना, चलो कोई बात नहीं पढ़ना। तो मैं ना एकदम शॉर्ट मेथड बताता हूँ। हमें क्या बनाना है पहले बताओ, क्या बना रहे हैं हम लोग? KMNO4. K2 CR2 बना रहे हैं शुभम। हम पोटेशियम डाइक्रोमाइट बना रहे हैं शुभम। गुड मॉर्निंग शुभम। चलो K2 CR2O7 बना रहे हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमाइट बनाना है, तो पहले हम एक काम करते हैं, सोडियम डाइक्रोमाइट बनाते हैं। तो अब सेकंड स्टेप में हमें यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बनाना पड़ेगा? सोडियम डाइक्रोमाइट बनाना पड़ेगा कि नहीं? और डाइक्रोमेट हाँ। कैसे बनता है? क्रोमेट से बनता है। पूरे 2 स्टेप याद हो गए?
Yes, sir. अब Yes, sir. पहले स्टेप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट। Na2CrO4. लो, याद हो गया ना? Sir, एक बार फिर से करो। यस कशिश, व्हाई नॉट? 3 स्टेप में होने वाला है ये। तीसरे स्टेप में क्या बनेगा? तो जो बनाना है जो बनाना है वो तो बनेगा ही ना। क्या बनाना है? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है कशिश। हाँ सर। तो उसके लिए अपने ना सोडियम डाइक्रोमेट बना देंगे। तो सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट इजीली बनेगा। तो इसका मतलब पहले सोडियम डाइक्रोमेट बनाना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट सोडियम डाइक्रोमेट होना चाहिए कशिश। Yes, sir. हाँ सर। तो पहले सोडियम क्रोमेट बनाएंगे बेटा। सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। तो 2 स्टेप याद हो गए। Okay. सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट में से सोडियम का रिप्लेसमेंट पोटेशियम से करेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलो ग्रेट। तो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? Sodium chromate. यस। और सोडियम क्रोमेट बनेगा क्रोमाइट मिनरल से। बेस से ट्रीट करेंगे उसको। लो, 3 स्टेप हो गए। रेडी? तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा किससे? सोडियम डाइक्रोमेट से। सोडियम डाइक्रोमेट किससे बनेगा? सोडियम क्रोमेट से। सोडियम क्रोमेट किससे बनेगा? क्रोमाइट मिनरल से। किससे बनेगा? FeCr2O4 का रिएक्शन करना पड़ेगा बेस के साथ। खत्म हो गया प्रिपरेशन। फिर एक्यूरेटली करना है तो आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर लॉजिकल जाना पड़ेगा। कैसे लॉजिकल जाएंगे चलो वो भी देखते हैं। थर्ड स्टेप क्या है बताओ? इसका प्रिपरेशन है। किससे बनाया था पोटेशियम डाइक्रोमेट आपने बताओ? सोडियम। सोडियम डाइक्रोमेट में सोडियम को रिप्लेस करना है पोटेशियम से, तो पोटेशियम तो डालना ही पड़ेगा ना, कॉमन सेंस। तो 2 Na से 2 Cl रिप्लेस हो गए। 2 NaCl गया तो 2 Na रिप्लेस हो गए पोटेशियम से। बोलो ये स्टेप में कोई डाउट? No, sir. No, sir. चलो अब सेकंड स्टेप में क्या बनाना है? तो हमें बनाना है Na2CrO4। सॉरी, ये गलती कर दी मैंने। इधर होना क्या चाहिए? सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बना है। तो अभी सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है। तो डाइक्रोमेट किससे बनता है? क्रोमेट से बनता है। सोडियम क्रोमेट। हाँ, सोडियम क्रोमेट का याद करो, एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्रोमेट का एसिडिफिकेशन करते हैं तो डाइक्रोमेट बनेगा। अब एसिडिफिकेशन किया, बड़ा सिंपल चीज है। तो यहाँ पे नेगेटिव आयन कौन सा है H2SO4 में? SO4 to minus. और यहाँ पे पॉजिटिव आयन है Na, तो Na2SO4 अलग हो गया और पानी अलग हो गया। अब पहला स्टेप, पहले स्टेप में हमें सोडियम क्रोमेट बनाना है। तो उसके लिए हमने क्रोमाइट मिनरल लिया, इसका फॉर्मूला में याद करना पड़ेगा FeCr2O4। उसके अंदर बेस डालना पड़ेगा और उसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। इसके अंदर सोडियम पॉजिटिव था, इसके अंदर क्रोमेट था, वो कनेक्ट हो गया। तो इसके अंदर Fe बाकी रहा। ठीक है, Fe बाकी रहा इसके अंदर। फिर इसके अंदर क्या बाकी रहा? ऑक्सीजन। तो Fe2O3 बनेगा और CO3 जो है CO2 में कन्वर्ट होगा। मोल्स आपको खुद को यहाँ पे रट्टा मारना पड़ेगा, मोल्स याद करने पड़ेगा, इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा। इट इज योर जॉब। पूरा यहाँ पे मैं याद नहीं करा सकता। इनऑर्गेनिक में आपको मेहनत करनी पड़ेगी मोल्स के लिए। बट आई होप 70% काम हो चुका है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट से बनेगा, सोडियम डाइक्रोमेट सोडियम क्रोमेट से बनेगा और सोडियम क्रोमेट क्रोमाइट मिनरल से बनेगा। तो यहाँ पे
हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन पढ़ लिया है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे पूरा प्रिपरेशन तो है ही अंदर। चलो हो गया होगा। बस तो आज यहीं पे समझ, मैंने बोला था ये प्रिपरेशन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और कल सुबह मिलेंगे पी ब्लॉक के लिए, और शाम को यही डी ब्लॉक कंटिन्यू करेंगे। ज्यादा है नहीं इस चैप्टर में, ज्यादा बातें हैं नहीं डी ब्लॉक के अंदर। और मैं क्या बोल रहा था, इसके बाद कॉम्प्लेक्स पढ़ने वाले हैं, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, फिर केमिकल बॉन्डिंग। मिलते हैं कल सुबह। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक यू, गुड नाइट, बाय Thank you. Bye. बाय सर। बाय, sir. थैंक यू।